Like and subscribe my YouTube channel GS by Amit Sir. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपको पढ़ा रहा था दिल्ली सल्तनत में बलबन। बलबन के पहले वीडियो में हमने बताया था कि बलबन ने राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। राजत्व का सिद्धांत मतलब कि राजा जो है वो पैगंबर के बाद दूसरे स्थान पे है और राजा जिसे पैगंबर के दिए गए पैगंबर जो फैसले लेते हैं उस पर हम लोग आलोचना नहीं कर सकते। इसी प्रकार राजा के द्वारा लिए गए फैसलों पे ना कोई सरदार और ना कोई जनसाधारण को बहस करने का अधिकार है, ना ही कर सकता है। और बताया गया कि राजा की रक्षा स्वयं पैगंबर करता है और ये सब बलबन ने बताया था। लेकिन वहां तक हो चुका था पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में बलबन जो था, बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन अपने साम्राज्य में शुरू किया। इसी संदर्भ में इसने क्या किया, गैर इस्लामी प्रथाएं थी कौन कौन सी, सिजदा और पायबोस। सिजदा क्या थे, सिजदा था घुटने पर बैठ के सिर झुकाना, शासक के आगे, राजा के आगे घुटने पर बैठ के सिर झुकाना। और पायबोस क्या था, पाय से मतलब है पैर, तो पायबोस मतलब क्या, शासक के पैरों को चूमना। ये बलबन ने प्रारंभ कराया था अपने साम्राज्य, अपने दरबार में, सिजदा और पायबोस। और एक ईरानी त्योहार है नवरोज, नवरोज का आरंभ भी बलबन ने कराया था। और जो बलबन था ये कुलीन अकुलीन दोनों व्यक्तियों में बहुत ही मतलब इन बातों मानता था। कुलीन अकुलीनों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहता था। इसी कहते हैं कि बर्नी ने कहा है कि एक व्यापारी था फरब ब्राउनी जो बलबन से मिलना चाहते थे, लेकिन अकुलीन होने के कारण बलबन ने इनसे मिलने साफ मना कर दिया। बल्कि व्यापारी से मिलना तो शासक का काम होता है, क्योंकि व्यापारी जो है उस अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान रहता है। किसी भी साम्राज्य के उसके अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत प्रयास किया इसने लेकिन वो मिला नहीं। और वो बलबन कहता था कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार से मिलता हूं तो मेरे शरीर की नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। मतलब किसी भी अकुलीन व्यक्ति से मैं मिल लेता हूं, तुच्छ परिवार से मिलता हूं, तो मेरे शरीर की जो नसें हैं, नसों में रक्त का बहाव बहुत तेज हो जाता है। यानी कि शरीर की नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। ठीक। और जो तुर्के चहलगामी, मैंने बताया था आपको कि तुर्के चहलगामी एक वो जिसे इल्तुतमिश ने शुरू किया था और जिसके निम्न पायदान पे बलबन था और पढ़ के बढ़ते बढ़ते एक शासक बना, तो उसको समाप्त कर दिया। अचानक समाप्त कर नहीं सकता था, अचानक समाप्त तुर्के चहलगामी क्या कर नहीं सकता था। उसने क्या किया, तुर्के एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया। चहलगामी, हाँ चहलगामी रणनीति क्या, जैसे किसी आप पढ़ोगे जब वो बंगाल हाँ आधुनिक भारत में बंगाल पढ़ोगे तो हम लोग पढ़ेंगे फर्रुखसियर ने क्या किया था, अंग्रेजों को एक वो दे दिया था पत्र, उसको कुछ कहते थे, मैग्ना कार्टा जिसको कहा गया है, जिसमें अंग्रेजों को व्यापार में अतिरिक्त छूट दी गई थी। चुंगी बंद हो गई थी पढ़ना। तो जब बंगाल में शासक आते हैं तो वो उसको हटा सकते नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी जितने भी लोग थे उनको सबको वो अधिकार दे दिया। ये आधुनिक भारत में बंगाल जब पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। इसी प्रकार तुर्क चहलगामी में बलबन खत्म करना चाहता, लेकिन उसके लिए एक रणनीति जरूरत थी। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, सब जितने भी सरदार थे इसके साम्राज्य में सबको वो अधिकार दे दिए तो तुर्के चहलगामी को प्राप्त थे, तुर्की चहलगामी के सरदारों को प्राप्त है। वो सभी अधिकार क्या कर दिए, सभी सरदारों को अपने साम्राज्य के दे दिया और सबको बराबर कर दिया। और छोटी छोटी बातों पे वो क्या करता था, बहुत बड़े बड़े फैसले लेता था, बहुत बड़े बड़े फैसले लेता था, बहुत बड़ा कठोर दंड देता था। इसी में उसने क्या किया, बदायूं के इक्तादार थे मलिक बकबक को मलिक बकबक ने क्या किया था, एक दास को पीटा था। मलिक बकबक ने, ये बदायूं के इक्तादार थे मलिक बकबक, इन्होंने क्या किया था, एक दास को पीटा था और इससे क्रुद्ध होकर बलबन ने उनको कोड़े से पिटवाया। मलिक बकबक तुर्के चहलगामी के सदस्य थे, इनको पिटवाया, 500 कोड़े मरवाए। मलिक बकबक को 500 कोड़े मरवाए थे। इसी में अवध के इक्तादार थे हैबात खान, अवध के इक्तादार थे हैबात हैबात खान। इन्होंने भी एक दास की हत्या कर दी थी, एक दास की हत्या कर दी। इनको भी उसने क्या कि 500 कोड़े मरवाए।
इसी में एक अवध के दूसरे इक़्तिदार थे, अवध के दूसरे इक़्तिदार थे, दूसरे इक़्तिदार, इनका नाम था अमीन खान। अमीन खान, इनको भेजा था बंगाल अभियान पे, बंगाल अभियान पे भेजा और वहां से विफल होकर चले आए। तो इनसे बहुत क्रुद्ध हुआ, क्रुद्ध होके इनको क्या किया, इनके इसको मृत्यु दंड दे दी, मृत्यु दंड दे दी। और अयोध्या में फाटक है, अयोध्या के फाटक पर इनको लटकवा दिया। अब देखो कि तुर्की चहलगामी को खत्म करने के लिए कैसे कैसे प्रयास कर रहा है, बहुत कड़े कड़े दंड दे रहा है। इसी में एक और काम होता है, इसका चचेरा भाई रहता है, चचेरा भाई, इसका नाम रहता है शेर खान। शेर खान, शेर खान तुर्की चहलगामी का मजबूत सदस्य था, क्योंकि वे एक तो इसका शासक का भाई था। तो इसको क्या करता है, इसको विष देकर मरवा देता है। और जैसे ही शेर खान मरता है, जो तुर्की चहलगामी वो है संगठन, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ऐसा पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार तुर्की चहलगामी का जो समस्या थी उसका हल बलबन ने निकाला। तो इसमें बलबन में विद्रोह जो हुआ है, महत्वपूर्ण विद्रोह है बंगाल का विद्रोह। बंगाल, जिसमें बताया था हमने कि जो अवध के इक़्तिदार थे अमीन खां को, अमीन खां की हत्या करवा के और उसको ये मौत की सजा देके उसको अयोध्या के फाटक पर लटका दिया था। हुआ क्या था, हुआ ये था, एक बंगाल में एक तुगरिल करके एक इनका सेना वो रहता है, सैनिक, जिसको राज्यपाल बनाते हैं ये बलबन, इसका बंगाल का। और ये बलबन का एक दास था। इसने क्या किया, 1279 1279 में इसने विद्रोह कर दिया। 1279 में विद्रोह कर दिया किसने, तुगरिल ने विद्रोह कर दिया। और इसको मगीसुद्दीन की उपाधि धारण की, इसकी मगीसुद्दीन की उपाधि धारण की, तुगरिल ने उपाधि धारण की। अच्छा, जब सैनिक ने विद्रोह कर दिया, सैनिक ने जब विद्रोह कर दिया, जब ये राजत्व का सिद्धांत दे चुका है, अगर ये विद्रोह सही हो जाता है या ये शासक को या बलबन को सत्ता से हटाने में कामयाब हो जाता, तो बलबन ने जितना भी अपना बनाया था वो राजा के प्रति खौफ डर बनाया था, सब खत्म हो जाता। ये बहुत धक्का लगता है बलबन को कि यार ऐसे कैसे हो गया, और मेरे ही जो राज्यपाल, जिसको मैंने राज्यपाल बनाया है तुगरिल ने, इसी ने विद्रोह कर दिया। तो अमीन खां को भेजता है बंगाल में, कि जाता है, कहता है जाइए इस विद्रोह को दबाइए। अमीन खां जाता है वहां पे और पराजित होकर वापस आ जाता है। इससे बहुत क्रुद्ध होता है ये बलबन। इसको भेजता है अमीन खां को भेजता है, और ये पराजित होकर वापस आते हैं। और इससे बहुत क्रोध होता है बलबन। एक तो वैसे भी गुस्सा था क्योंकि उसके सैनिक ने विद्रोह कर दिया था, और फिर जिसको भेजा अमीन खां को, ये भी जो है क्या हुआ, पराजित होकर वापस आ गया। जब ये पराजित होकर वापस आया तो इससे इतना गुस्सा हुआ, बलबन ने इसकी हत्या करवाई और इसको अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। इसके बाद क्या किया इसने, बलबन ने दूसरा सैनिक अभियान भेजा बहादुर के नेतृत्व में। बहादुर मोहम्मद नाम था इनका, बहादुर मोहम्मद के नेतृत्व में दूसरा अभियान भेजा। ये भी पराजित हुए और ये भी पराजित होकर वापस आए। अब बलबन इनसे बहुत गुस्सा हुआ कि तुम भी वापस आ गए, तो इनकी भी हत्या कराने का या फिर मृत्युदंड देने का आदेश दिया। लेकिन कहते हैं इनके दोस्तों ने या उसके बलबन के साथियों ने समझाया उसको और इनकी मृत्युदंड क्षमा कर दी, लेकिन इनको अपने मंत्रिमंडल से या अपने सैनिक से उसे निकाल दिया बाहर, और अपने मतलब जहां तक साम्राज्य था वहां से इसको साम्राज्य से निष्कासित कर दिया। इसको बहादुर मोहम्मद को। अब क्या हुआ, जब बलबन समझ गया कि इन लोगों के बस की बात है नहीं है, तो बलबन 1280-81 में स्वयं बढ़ता है इधर इनके तरफ, तुगरिल की तरफ, बंगाल। 1280-81 में, हाँ 1280-81 में बलबन खुद बढ़ता है। बलबन सेना लेके तुगरिल के खिलाफ बढ़ता है, और तुगरिल को ये पता चल जाता है कि बलबन आ रहा है। तुगरिल भाग के चले जाते हैं, जंगल में छिप जाते हैं, जंगल में जाकर छिप जाते हैं।
और लखनौती में रहता है। लखनौती बंगाल में, बंगाल की राजधानी लखनौती थी, और लखनौती की तरफ जब बलबन पहुंचता तो लखनौती से भागकर ये लखनऊ छोड़कर जाजनगर की तरफ भागा और जंगल में जाके छिप गया। जंगल में जाके छिप गया। एक मोहम्मद शेर दाज ने, मोहम्मद एक थे, तुगरिल, कहाँ तुगरिल, यहाँ देख लो, तुगरिल, तुगरिल, हाँ, तुगरिल भागे हैं कहाँ से? ये भागे हैं लखनौती से। लखनौती से भागे, पहुंचे कहाँ? जाजनगर। जाजनगर, जाजनगर जंगल छिप गए, जंगल में छिप गए। यहाँ पे जाजनगर जंगल छिप गए तो मोहम्मद शेर ने पता लगा लिया, मोहम्मद शेर ने पता लगा लिया कि कहाँ हो, नहीं कहाँ हो तुम, पता लगा लिया तुगरिल को। और कहते हैं कि एक सैनिक थे, अली। अली अली ने क्या किया, एक साधारण कुल्हाड़ी से, अच्छा जब ये मोहम्मद शेर पता लगाता है, आक्रमण, मोहम्मद शेर और अली ये आक्रमण करते हैं तुगरिल के ऊपर, इसको लगता है कि बलबन ने आक्रमण कर दिया, तो ये घोड़े की नंगी पीठ पे बैठ के भागता है। तो अली जो थे ना, साधारण कुल्हाड़ी से इसके तुगरिल का सर काट दिया। सर काट दिया और ये सर काट दिया तो ये मर गया। और इसको तुगरिल कुश की उपाधि दी बलबन ने, किसको? अली को तुगरिल कुश, तुगरिल कुश की उपाधि दी, क्योंकि तुगरिल को मारा था इसने। और बंगाल जो है बलबन के समय एकमात्र अभियान था जिसको दबाने के लिए बलबन दिल्ली से बाहर गया। एकमात्र अभियान था जिसको दबाने के लिए, एक मात्र विद्रोह था जिसको दबाने के लिए बलबन दिल्ली से बाहर गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब बलबन ने क्या किया है? बलबन ने तो सैन्य व्यवस्था में बलबन ने सुधार किए। बलबन ने सैन्य व्यवस्था में सुधार करते हुए आर्य विभाग की स्थापना की। भारत में आर्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। आर्य विभाग की स्थापना की और इमादुल मुल्क को इसका प्रधान बनाया, इसको इमादुल मुल्क को। और इमादुल मुल्क को रावत ए अर्ज की उपाधि दी, रावत ए अर्ज की उपाधि थी। और इस सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बलबन ने कार्य किए, क्योंकि मंगोलों का उस समय आक्रमण हो रहा था। तो जब सैनिक अपने आपके चुस्त या फिर युवा होंगे तो इन खतरों से निपटा जा सकता है। इसलिए बलबन ने क्या किया था, जितने युवा सैनिक थे उनकी भर्ती की, और जितने वृद्ध हो चुके थे उनको 20-30 टंका, जो वृद्ध हो चुके थे युवा सैनिकों की भर्ती की, और जितने वृद्ध हो चुके थे उनको 20 से 30 टंका पेंशन देकर उनकी एकता व्यवस्था जो इल्तुतमिश ने शुरू की थी, वापस लेने का निर्णय लिया। लेकिन दिल्ली का कोतवाल था मलिक फखरुद्दीन, तो बलबन ने क्या किया, युवा जितने सैनिकों को भर्ती की, और बल्कि जो बुजुर्ग थे उनको कहा कि 20-30 टंका लेके आप घर पे बैठिए, और आपको आवश्यकता नहीं है, आप इस सैनिक में आपकी आवश्यकता है नहीं हमको। लेकिन जो दिल्ली का कोतवाल था मलिक फखरुद्दीन ने सिफारिश की कि अगर ऐसा आप करेंगे, सभी बुजुर्गों को आप बैठा देंगे तो साम्राज्य में विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी, और वो स्थिति बचने के लिए आपको ये अपना जो निर्णय है इसको वापस लेना पड़ेगा। तो बलबन को समझाया गया, बलबन समझ गया। और एकता व्यवस्था थी जो कि इल्तुतमिश ने लागू किया था, उसमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका था। उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक ख्वाजा करके इन्होंने एक पद बनाया, और ख्वाजा पद बनाया तथा इन्होंने गुप्तचर विभाग बनाया, बरीद मवालिक। और जो गुप्तचर थे उनका नाम था बरीद। एक गुप्तचर विभाग बनाया है, इसका नाम था बरीद ए ममालिक।
और जो इसका वो था, जो गुप्तचर होता था उसको कहते थे बरीद। ये गुप्तचर व्यवस्था थी बलबन के काल में। इसका निर्माण बलबन ने करा। बलबन एक पहला शासक था जिसने किले बनवाए, किले बनाने पर ध्यान दिया तथा सीमाओं पर योग्य व साहसी सरदारों की नियुक्ति की, जिसमें शेर खां प्रमुख था। शेर खां जिसको जो चचेरा भाई था, जिसको जहर देके मरवा दिया था तुर्क चहलगामी की संगठन को समाप्त करने के लिए, उसकी इसने नियुक्ति की थी सीमाओं पे। अच्छा, जब ये सब हो गया उसके बाद क्या हुआ, बलबन का जो अंतिम समय था वो कुछ ज्यादा खास नहीं बीता। अंतिम समय बलबन में उत्तराधिकार लेके समस्या उत्पन्न हुई। तो बलबन का एक ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद मोहम्मद इसकी मृत्यु हो जाती है बलबन के काल में ही। और इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसके ज्येष्ठ पुत्र था शहजादा मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु इसकी हो जाती है तो इसको उपाधि देता है, इसको उपाधि देता है शहीद ए आजम की, शहीद ए आजम की उपाधि देता है। और इसका जो दूसरा पुत्र था बुगरा खां, बुगरा खां, जिसको जब इसने उसके बंगाल पे लखनऊ पे अधिकार किया था तुगलिक को मार के, तो बुगरा खां को वहां का बुगरा खां को वो बुगरा खां को बंगाल का लखनऊ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। फिर ये बुगरा खां बुलाता है अपने पास कि ऐसा करिए आप आइए, क्योंकि यहाँ पे शहजादा मोहम्मद रह नहीं गए हैं और आपको उत्तराधिकारी बनना है। तो ये जो है बहुत बिलासप्रिय था। ये आता तो है दिल्ली, लेकिन दिल्ली में रुकता नहीं और बिना बताए ही दोबारा लखनऊ चला जाता है। लखनऊ चला जाता है तो इससे जो बलबन था इसको बहुत ही पीड़ा हुई कि उसको समझ गया कि मेरा भविष्य, मेरे साम्राज्य का भविष्य अब खतरे में है। इसने क्या किया, शहीद ए आजम के जो पुत्र थे जिसका नाम था कै खुसरो, शहीद आजम वही इसका ज्येष्ठ पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई, शहजादा मोहम्मद, इसका पुत्र था कै खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है और फिर बलबन की मृत्यु हो जाती है। इसके उत्तराधिकारी के कै खुसरो बनते हैं। बन क्या पाते हैं, इसमें जो मलिक फखरुद्दीन था जो दिल्ली का कोतवाल था, उसने क्या किया, कै खुसरो को मुल्तान भेज दिया। मुल्तान की जागीर देके, इसको ये पता ही नहीं कि हम शासक हैं, और इसको वो बेवकूफ बना के मलिक फखरुद्दीन इसको भेज देता है मुल्तान। इसको मुल्तान भेज दिया गया। और कहते हैं जब बलबन मरता है 1287 में, बलबन जब 1287 में इसकी मृत्यु होती है, तो इससे जो वहां की जनता थी या फिर उसके मलिक लोग थे, बहुत ही मतलब प्रेम था बलबन से। उन्होंने क्या किया, अपने वस्त्र फाड़ डाले और जो है बलबन के शव को नंगे पैर दारुल अमन, ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान तक लेके जाते हैं नंगे पैर कब्रिस्तान तक लेके जाते हैं और अपने पैरों की धूल को अपने सर के ऊपर डालते हैं और 40 दिन का उपवास रखते हैं बलबन की मृत्यु के शोक के लिए। ये हो गया। इधर क्या हुआ, इधर कै खुसरो को फखरुद्दीन ने भेज दिया कहाँ, मुल्तान कै खुसरो को मुल्तान भेज दिया गया। इसके बाद जब मुल्तान भेज दिया गया तो षड्यंत्र से जो ये है आपका फखरुद्दीन, इनका दामाद रहता है नासिरुद्दीन। इसने क्या किया, इसने जो बुगरा खां था जिसका विलासप्रिय पुत्र था, जो लखनऊ का राज्यपाल था, उसके पुत्र कैकुआबाद को सुल्तान बना देता है, सुल्तान की गद्दी पे बैठा देता है। लेकिन कैकुआबाद जो था ये थोड़ा मतलब जो इसका पालन पोषण हुआ था ये बलबन के समय में हुआ था और बलबन की देखरेख में हुआ था, इसलिए बलबन आपको पता है बहुत सख्त था। तो इसका जो कैकुआबाद है, इसका बचपन जो है बहुत ही वैसे बीता, अनुशासन में बीता। इस कहते हैं जब तक ये शासक नहीं बना था, सुल्तान नहीं बना था, इसने किसी भी महिला का चेहरा नहीं देखा था। इसका फायदा उठाता है नासिरुद्दीन। जब ये कैकुआ सुल्तान बनता है तो नासिरुद्दीन इनको विलासिता के प्रति प्रेरित करता है, जो ये फखरुद्दीन का दामाद रहता है। और इसका जो जीवन है कैकुआबाद का, ये सुरा मतलब शराब और सुंदरी मतलब लड़की,
इनमें सुरा और सुंदरी में इनका जीवन व्यतीत होने लगता है, और इन पूरी जो उसकी साम्राज्य की भागदौड़ थी वो नसरुद्दीन के हाथों में चली जाती है। नसरुद्दीन के हाथों में चली जाती है, और ये इतना इतना व्याकुल, इतना लिप्त हो गया है सुरा और सुंदरी में, इसने यमुना के किनारे किला खरी या कल्लूगढ़ी, इसने क्या किया, कैकुआबाद ने यमुना के किनारे किलागढ़ी का निर्माण कराया और यहीं पे रहने लगा, यहाँ किलागढ़ी में रहने लगा। इतना ये लिप्त हो चुका था इन चीजों में, और पूरी शक्ति निजामुद्दीन के हाथों पहुंच गई। फिर इसके बाद क्या होता है कि जिसका पिता जो रहते हैं ना इसके कैकुआबाद के, बुगरा खां वो मिलना चाहते हैं किससे, कैकुआबाद से, लेकिन नसरुद्दीन जानता है कि अगर ये मिल गए तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन बहुत प्रयास करता है रोकने के लिए, लेकिन जो है जो इसके कैकुआबाद के तुर्क सरदार थे और जो लोग हितैषी थे वो मिलाते हैं यमुना के किनारे मिलते हैं कौन, बुगरा खां और कैकुआबाद आपस में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, ठीक है। मिलने के बाद क्या हुआ, जो बुगरा खां था ये समझाता है अपने पुत्र को कि नसीरुद्दौला मतलब जितने भी चापलूस प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे आप दूर रहिए, और नासिरुद्दीन से दूर रहने की प्रेरणा देता है। ठीक है, बुगरा खां कैकुआबाद को नासिरुद्दीन से दूर रहने की कहता है। तो कैकुआबाद अपनी पिताजी की बात मानता है कि पिताजी आप जो है जो कह रहे हैं बात सही है, और ये आता है वापस नासिरुद्दीन को मुल्तान भेजने के लिए जाने के लिए कहता है। नासिरुद्दीन क्या कहता है, टाल मटोल करता है कि नहीं जाएंगे, जानता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो यहाँ शासन विभाग सुल्तान अपने हाथ में खुद ले लेगा। तो नासिरुद्दीन टाल मटोल करता है, लेकिन इससे जो कैकुआबाद है इसको शक हो जाता है और इसने जहर देके नासिरुद्दीन की हत्या करा दी। नासिरुद्दीन की हत्या हो गई, और समझिए, हाँ नासिरुद्दीन की हत्या हो गई। अब नासिरुद्दीन हत्या के बाद जो बयाना थे, समाना का राज्यपाल था, इसका नाम जलालुद्दीन खिलजी को ये बुलाता है कैकुआबाद अपने पास, और जलालुद्दीन इसको जो वहां की जनता है गैर तुर्क समझती थी, तो इसके खिलाफ विरोध भी उत्पन्न हुए साम्राज्य में, और इसको लेकिन सुल्तान को बुलाते हैं और इसको शाइस्ता खां खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां और आरिज ए ममालिक की उपाधि दी। अब पूछते हैं शाइस्ता खां और आरिज ममालिक की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी को किसने दी थी, तो कैकुआबाद ने दी थी। अब क्या हुआ, खिलजिया जब इनको उपाधि मिल गई, जनता क्या मतलब जो सरदार लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब दो चीजों में बट गई जो पूरा साम्राज्य था, एक तरफ थे एतमर सुरखा और दूसरे दिन जलालुद्दीन खिलजी दूसरे तरफ ये थे। इन दोनों के बीच में पिस जा गया सुल्तान। जो कैकुआबाद रहता है इतना परेशान हो जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी कैकुआबाद की मृत्यु हो गई। कैकुआबाद की मृत्यु हो गई और तो एतमर सुरखा ने क्या किया, मौके का फायदा उठाकर उसको ट्यूमर्स को शासक बना दिया। कैकुआबाद की मृत्यु हो गई। कैकुआबाद की मृत्यु के बाद उसको ट्यूमर्स को बैठा दिया है गद्दी पे। तो ट्यूमर्स को गद्दी बैठा देते हैं और जलालुद्दीन खिलजी को मारने का पूरा षड्यंत्र रचता है कौन, मलिक कच्छन किसको, जलालुद्दीन को मारने का प्रयास करता है, षड्यंत्र रचता है। और ये बात जलालुद्दीन को पता चल जाती है। जलालुद्दीन क्या करता है, मलिक कच्छन को मार देता है, मृत्यु हो जाती है। मलिक कच्छन जलालुद्दीन खिलजी को मारने का प्रयास करता है, षड्यंत्र रचता है। ये बात पता चल जाती है जलालुद्दीन खिलजी को, और जलालुद्दीन खिलजी जो है इनको ही मार देता है, मलिक कच्छन को मारने के बाद जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली में प्रवेश करता है और जो फखरुद्दीन थे, जो दिल्ली के कोतवाल थे, इनके बच्चे को बंदी बना लेता है और कहता है कि अगर आपको रहना है तो आप सुल्तान के संरक्षक के रूप में रहिए, सुल्तान के संरक्षक के रूप में रहिए। तो ये दोनों मलिक कच्छन और फखरुद्दीन ये दोनों मना कर देते हैं कि नहीं, मैं स्वतंत्र रहूंगा इससे। तो इन दोनों को जलालुद्दीन खिलजी मरवा देता है और खुद सुल्तान के संरक्षक के रूप में
काम करने लगता है। जलालुद्दीन संरक्षक के रूप में, किसके, सुल्तान के संरक्षक के रूप में काम करने लगता है। कुछ समय बाद क्या होता है, इसको जो ये जलालुद्दीन खिलजी है, मौका पाके क्यूमर्स की हत्या कर देता है। क्यूमर्स की हत्या कर देता है। क्यूमर्स की हत्या कर दी जलालुद्दीन ने। अब क्यूमर्स की हत्या हो गई। क्यूमर्स क्या कहते हैं, क्यूमर्स की हत्या। फिर जो खिलजी का एक सरदार था, उसने क्यूमर्स की लाश को सफेद चादर में लपेट के दिल्ली में यमुना में फेंकवा दिया। कि मतलब इसका अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि कुछ नहीं हुआ और इसको फेंकवा दिया गया वो यमुना नदी में। अब यहीं से क्या होता है, इलबारी वंश का पतन हो जाता है। इलबारी वंश समाप्त और खिलजी वंश प्रारंभ हो जाएगा। खिलजी वंश का प्रारंभ होगा। पहला शासक कौन बनेगा, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, खिलजी। और अभी आपका क्रम याद होगा। ये तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आया आपका बहराम शाह, नहीं सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद में आए बहराम शाह, बहराम शाह के बाद में आए अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में आए नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन के बाद में आए बलबन, बलबन इलबारी वंश का था। और बलबन बलबन के बाद कैखुसरो, कैखुसरो कैकुआबाद, कैकुआबाद क्यूमर्स, क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। अब होगा खिलजी वंश। आप लोग जिस पे भी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे जीएस बाय अमित सर आप सर्च करके प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें मोटिवेट करें। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ और आप लोग प्रोत्साहित करेंगे तो हम लोगों का टारगेट जो आर ओ यूपीपीसी 2026 है, इस टारगेट ARO 2026 और यूपीपीसीएस PSC 2026, इसको हम लोग पूर्ण करेंगे। मेरा भी टारगेट यही है, आपका भी टारगेट यही है। आप लोग थोड़ा सहयोग कर देंगे तो सफलता प्राप्त होगी दोनों लोगों को। और मैं भी आपकी तरह तैयारी ही कर रहा हूँ, तो कुछ चीजें हो सकता है मेरे समझाने में गलत हो या कुछ, क्योंकि मैं नया हूँ अभी। तो आप लोग सहयोग करिए, जो भी समस्या उसको कमेंट में लिखिए। तो अभी एक वैकेंसी आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, AHC इलाहाबाद हाई कोर्ट की, RO की। जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं इसके PYQ सॉल्व कराना प्रारंभ करूंगा। और जो लोग इसका इच्छुक है फॉर्म भरने का, वो PYQ में सम्मिलित हो सकते हैं। पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद देखते हैं इस पर क्या किया जा सकता है। इसके जितने भी PYQ हैं वो पूरे मैं करवाऊंगा। धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं जलालुद्दीन खिलजी पे। आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।